और बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस वक्त सुबोध हरितवाल साहब, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं यूथ कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी से भी हमारे साथ मुकेश शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सुबोध हरितवाल साहब, सीधा सवाल आपसे है कि भ्रष्टाचार, इसका बड़ा नुकसान आपने झेला केंद्र में भी, और अब जबकि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो तो ऐतराज क्यों, भले ही वो कुछ सेलेक्टेड राज्यों में हो? सुबोध जी। सर, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। आपने केंद्र से शुरुआत की तो केंद्र पर ही आ जाते हैं। सीडब्ल्यूजी पे इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आज तक साबित नहीं हुआ। इन्होंने कोल के जो आवंटन था उस पर आरोप लगाए, उस पर जो सारे आरोपी थे उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। ए राजा समेत सारे आरोपियों को, कनिमोझी जैसे आरोपियों को साफ साफ क्लीन चिट मिल गई। तो ये जो सारा प्रोसेस है, और अब आप कहते हैं कि राज्य में आ रहे हैं, तो आप बताइए कि जहां विपक्ष में है भाजपा, वहीं पर ये रेड का सिलसिला क्यों जारी रहता है पूरे 5 साल जब तक वो विपक्ष में रहते हैं? और एक बार मतलब एक आम और मामूली सी और बड़ी कॉमन सी प्रक्रिया हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि यदि वो महाराष्ट्र में देखें तो संजय राउत जी से तकलीफ हुई तो रेड मार दिए, फिर बिहार में तेजस्वी यादव जी के साथ सरकार बनाई नीतीश कुमार ने और 3 दिन बाद उनके रेड मार दिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जब से बनी है लगातार ईडी, आईटी और सारे संस्थानों ने तो अपना घर बना लिया है छत्तीसगढ़ को। राजस्थान में लगातार मुख्यमंत्री जी से जुड़े लोगों पर छापे मारते रहते हैं। दिल्ली में मनोज सिसोदिया जी पे छापे मारते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों पर छापे। क्यों विपक्ष के खिलाफ ये अपने इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। हाँ, मैं धर्मलाल कौशिक जी के और नारायण चंदेल जी के बयान को सुन रहा था। मैंने जैसे भूपेश भैया के बयान पर सहमति जताई कि हाँ, अब आईडी के बाद ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी और जितने इनकी एजेंसी से सब आएगी। और अगर अब धर्मलाल कौशिक जी और नारायण चंदेल जी के बयान को देखें तो कहते हैं बड़ी रूटीन सी प्रक्रिया है। रूटीन सी प्रक्रिया कहते हुए फिर आरोप क्यों लगाते हैं कि कांग्रेस सरकार बैक्ड ये सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं? फिर आरोप नहीं लगाना चाहिए। यदि आपके 2 मुंह कभी नहीं होने चाहिए बात करने के, हमेशा एक होना चाहिए, एक सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। या तो आप छत्तीसगढ़ के कारोबारियों को परेशान कर रहे हो, ये स्वीकार कर लो, और अगर छत्तीसगढ़ के कारोबारियों ने, जनता ने कांग्रेस को वोट दिया, इसका खामियाजा आप उन्हें दे रहे हो, तो याद रखें कि अगली बार भी देंगे। और इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के जो बेतुके जो ये एजेंसीज जो काम करती है, बेतुका काम करती है, उनको जवाब लगातार जनता वोट से देगी। जिस जिस जगह पर विपक्ष में है वहीं पर कार्रवाई क्यों? आप बताइए, यूपी, गुजरात, हरियाणा, एमपी, कर्नाटका, आसाम, यहां पर कब आखिरी बार आईटी की रेड पड़ी थी बताए ना? कब ईडी गई थी यहां बताए? देश का भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कोई है तो कर्नाटका में थे वो येदियुरप्पा जी। उनके यहां क्यों कार्रवाई नहीं होती थी? उनके खिलाफ तो सारे सबूत थे, उन पर कार्रवाई ये लोग करते नहीं थे। मध्य प्रदेश में खनन माफिया, रेत माफिया के साथ इतने लगातार इतने केसेस चल रहे हैं, वहां पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? यूपी में क्यों कार्रवाई नहीं होती है? गुजरात में क्यों कार्रवाई नहीं होती है? सिर्फ छत्तीसगढ़ दिखता है नहीं, यहाँ के व्यापारियों को परेशान करते हैं। किसी नेता की रेड नहीं पड़ी है सर आज। हमारी किसी भी तरीके की अगर आपको लगता होगा कि हमें तकलीफ है, भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा कि हमें तकलीफ इस बात क्यों नहीं, किसी नेता के आज किसी नेता की रेड नहीं पड़ी है। पर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हमारे सीधे साधे व्यापारियों क्या इन्होंने रेड पारी है, जो जीएसटी का अपना टैक्स पटा करके काम कर रहे हैं। एक बार आप उन्हें जीएसटी की मार मारते हैं, उसके बाद उनके इनकम टैक्स की रेड करते हैं। आप बताइए, जब महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मैंने जो इतने मामले बताए हैं, किसमें कंक्लूजन निकला? किसमें जो इनकम टैक्स है उसने एक पूरा कंक्लूजन निकाल के दिया कि इतना पकड़ा गया, इतना मिला? ये सिर्फ और सिर्फ डराने की प्रक्रिया जो निरंतर प्रक्रिया हो चुकी है। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता अब इस पर कभी डिबेट भी हमें करनी चाहिए, एक नॉर्मल प्रक्रिया हो चुकी है। जी जी जी, नहीं, दरअसल थोड़ी बातें 2014 के पहले की भी करेंगे सुबोध जी। मुकेश शर्मा साहब, आप सुन रहे थे। मुकेश शर्मा साहब, आप कोई रिएक्शन देना चाहें, फिर मेरा सवाल रहेगा। देखिए, ये बात कर रहे थे हरितवाल जी कि कनिमोझी और ये राजा और उनके कोई सबूत नहीं मिले। उसके बाद क्या हुआ? ये स्पेक्ट्रम किस रेट में बिके, और उसके बाद ये कोल का ब्लॉक जो इन लोग अलॉट किए थे उसको कैंसिल करके क्या रेट और कितना रेवेन्यू को सरकार को आया? उसके बाद दूसरी बात ये सुन तो लो, सुन लेते हैं हरितवाल साहब, सुन लेते हैं। और दूसरी अब ठीक है, विनोद राय जी को थोड़ा बाद में समझ में आया कि नहीं वो घोटाले नहीं थे। इट्स ओके, सुन लेते हैं प्लीज। इनको क्यों नहीं समझ आ रहा है? इनको क्यों समझ नहीं आ रहा? मुकेश जी प्लीज,
नहीं सुनिए, मुकेश जी को सुनिए। आप सुन तो आपके फिर सुनने का भी संयम नहीं है यार। आप सुनोगे नहीं तो फिर जवाब ठीक है शर्मा जी बोलिए प्लीज। मत करो। लो, दूसरी बात, आज यदि रेट पड़ा है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ा है, ये आप इसी टीवी में अभी इसके पहले ही बताया था कि इसमें उत्तर प्रदेश भी है और अनेक प्रदेश है, सिर्फ कांग्रेस शासित प्रदेश नहीं है। आज अनेकों जगह छापे पड़े हैं, तो ये जानकारी में ले लीजिए। तीसरी बात, कॉल आप और यार आप सुनो ना, तब तो आप मेरे नहीं वो दरअसल कॉल का कुछ टेक्निकल दिक्कत है। मुकेश जी आपको सुन रहे हैं हम, प्लीज। दूसरी बात ये है कि आपने ये कनी मोदी, ए राजा और दुनिया भर के नाम गिनाए। आज जो छापे पड़े हैं ये व्यापारियों के हैं, और ये कब नहीं पड़े हैं ये बताइए, कब नहीं पड़े हैं? जब भी आर्थिक अनियमितता दिखती है, जहां भी दिखती है, तो आईटी के रेड होते हैं, आईटी जानकारी निकालती है। हाँ। इसमें सरकार को चिंता क्यों होना, सरकार को भयभीत क्यों होना, क्यों सरकार चिंतित हो रही है? तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार इसको लेके क्यों चिंतित हुई है। यदि एक शराब कारोबारी के यहाँ छापा पड़ता है, एक बिल्डर के यहाँ छापा पड़ता है, उनकी आर्थिक अनियमितता दिखती है, तो उसमें सरकार को बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है जी। और बात ये बता रहे थे कि कुछ प्रमाण नहीं मिले और कुछ नहीं हुआ, तो ये भी जब तुरंत सरकार में आते ही दुनिया भर के आरोप लगा के और अनेकों केस किए, एक भी केस का परिणाम आया हो? इनके द्वारा किए हुए बहुत सारे केस हैं, राजनेताओं पर, अधिकारियों पर बहुत सारे केस किए, एक का भी परिणाम अभी तक आया है क्या? तो सिर्फ प्रश्न उठाने से कुछ नहीं होता। और ये जो प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, तो ये खाली पहले से जो है भय व्यक्त करना कि सीबीआई आएगी, इसके बाद ईडी, यदि अनियमितता होगी तो ये सरकारी जो विभाग बने हुए हैं इनका उपयोग होगा और ये जानकारी निकालेंगे। अनियमितता दिखेगी तो निश्चित रूप से उस हिसाब से उनके ऊपर में कार्रवाई होगी। सुबोध जी रिएक्शन भी देना चाह रहे थे, और बहुत अच्छी बात जो शर्मा साहब ने याद दिलाई। आपने सरकार में आते ही जांच के सिलसिले शुरू किए थे, बहुत आक्रामक वो सिलसिले थे, लेकिन यह बात सही है कि अदालतों में ज्यादातर ठहर नहीं पाए। हरित्वाल साहब देखिए, जिसको न्यायपालिका का सम्मान सब करते हैं, अगर हमें लगा कि कोई अनियमितता है, हमने उन पर आरोप भी लगाए, जांच समिति बैठाई, अदालत में ठहरना नहीं ठहरना न्यायपालिका पे निर्भर करता है। हमारा काम जनता के जो गाढ़े पैसे को, न्यायपालिका में ठहरना, न्यायपालिका में ठहरना ना ठहरना ये जांच पर निर्भर करता है। सर हाँ प्लीज शर्मा साहब एक बार सुन लीजिए। नहीं हरित्वाल साहब को सुनना चाहिए, शर्मा जी सुनना तो पड़ेगा। हाँ बोलिए। जनता के गाढ़े पैसे को 15 साल से रमन और अमन की जोड़ी जिस तरीके से लूट रही थी, उस पर आरोप लगाना और उस पर साबित करना ये हमारा काम है और ये हम करके रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात इनके अधिकारियों की और इनके नेताओं की, जिनके बारे में कह रहे हैं कि कोई टिक नहीं पाया, ज्यादा से ज्यादा लोग जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। ये लोग कहते हैं ना हमारे केंद्रीय नेताओं के बारे में जमानत पर, आपके नेता और अधिकारी भी जमानत की जिंदगी जी रहे हैं। जो बेल्ड आउट लाइफ होती है ना, उसमें जीने के बाद आप अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें कहें तो वो अच्छा नहीं लगता सुनने में। और आपने जिस तरीके से केंद्र सरकार जब से 2014 में आई है, ललित जी आपने कहा 14 के पहले की बात कर लेंगे, आप मुझे एक मामला बता दीजिए 2014 के पहले का जो राजनीति से प्रेरित दिखता था। पर आज संजय राउत का मामला जिस दिन उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार गिरी और केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी की, तुरंत उनके ईडी के छापे पड़ना, तेजस्वी यादव क्या उस दिन छापा पड़ना जिस दिन 3 दिन हुए थे मात्र और वहां पे नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार बनी थी। राजस्थान में लगातार छापे पड़ना, ये क्या राजनीति से प्रेरित नहीं? मुख्यमंत्री के आजू बाजू के लोगों पर छापे मारना, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के तो उनके आजू बाजू के लोगों पर छापे मारना, कि ये केंद्र की सरकार भी बताए ना क्या मिला इसमें? सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना करने की एजेंसी बन गई है ईडी और आईटी, और इसके अलावा कोई नहीं बचा। इसके अलावा अगर कोई बच जाता है तो उसे सीबीआई के माध्यम से घेरते हैं, जैसे एक यूपी के एक बड़े नेता का मुंह इन्होंने सीबीआई के माध्यम से बंद कर दिया। वैसे ही ये लोग सोचते हैं कि सारे देश में ऐसा होगा। कांग्रेस इस चीज में झुकने वाली नहीं है। 2014 का जिक्र भी किया, मैं पुराने मामलों पे नहीं जा रहा हूं, अदालत तक की टिप्पणी सीबीआई को लेकर है और वो बाद में भी है, 2014 के पहले भी है, 2014 के बाद में भी है। लेकिन कुछ बड़े सवाल जो हरित्वाल उठा रहे हैं या जो मुकेश जी अनसुलझे रहस्य टाइप के हैं, वो सवाल ये, मैं आपको कुछ नेताओं के नाम बताता हूं, मुकुल रॉय हो गए,
सुखराम हो गए, अपने विश्वा सरन साहब, आप ही ने, मतलब बीजेपी ने ही उन पर आरोप लगाए, फिर वो बीजेपी में शामिल हुए और अब वो बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है। इसके अलावा भी एक दो नाम हैं। तो ये होता क्यों है? उनके खिलाफ चलती हुई जांच फिर अचानक से रुक जाती है, वो जो आरोप हैं वो नेपथ्य में चले जाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये सरकारी संस्थाएं हैं, इनका अपना काम है, इनका अपना काम करने का ढंग है। इनको यदि कहीं अनियमितता दिखेगी तो निश्चित रूप से ये कार्रवाई करेंगे। हाँ, ठीक है, कहीं ऐसा लगता मेरे पास जवाब है जी, सुन लो यार। नहीं बोलिए शर्मा साहब, आपको नहीं कह रहा हूं, ललित जी को कह रहा हूं। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। साक्ष्य के अभाव में कहीं कोई चीज न्यायालय में नहीं टिक पाया, वो अलग विषय है, लेकिन इसके कारण ये आर्थिक अनियमितता की जांच करना बंद कर दे तो ये तो कोई बात नहीं हो गई, ये तो सतत प्रक्रिया है। उसके बाद ईडी के द्वारा लगातार देश के अंदर में आर्थिक अनियमितता और इस प्रकार के प्रकरणों में कितना रेवेन्यू सीज किया गया है, उसको आप देखिए, कितना रेवेन्यू सीज हुआ है। ये कई हजार करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ के करीब है ये, आप समझ लीजिए। ये कहीं ना कहीं देश के अंदर में भ्रष्टाचार के माध्यम से एकत्रित हो रहा था और भय भी इसीलिए है। ना बोल रहे हैं ना, 14 से सत्ता आपके पास, और फिर आप ये कहें कि नहीं सिर्फ 2014 तक करप्शन की कमाई स्टोर करके रखी गई थी, ऐसा नहीं होता ना शर्मा जी। एक मिनट प्लीज। हाँ हरिद्वार साहब के अंदर में, हरिद्वार साहब को सुन लीजिए। सर, इन्होंने कहा 1 लाख करोड़। इनको इतना भय लग रहा है। सर, मैं, अगर आप ललित जी एक मौका दें, प्लीज बोलिए अभी के अभी भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से झूठ बोलती है वो साबित कर देता हूं। मैं ईडी की वेबसाइट को गूगल कर रहा हूं करके और शराब के कारोबार को फैलाना, ये होता झूठ। ईडी की वेबसाइट को गूगल करो। अब मैं कह रहा तो आप मुझे टोक रहे हैं। नहीं शर्मा साहब, वो ईडी के हवाले से कुछ बता रहे हैं, सुन तो लेते हैं प्लीज। During 2014 to 2022, the ED took up 22,330 cases and conducted 996 searches, while show cause notice was sent in 5,329 cases. During this period, a penalty of rupees 6,376 crore was imposed on accused and property worth rupees 7,066 crore was seized. मतलब 6-7 कितना हुआ सर? 13,000 करोड़। ये कहते 1 लाख करोड़ रुपए। कहां 1 लाख करोड़ रुपए लेके आई ईडी? आप किस दुनिया में जी रहे हैं? नहीं उन्होंने बाकी जांच प्लेटफॉर्म बन जाता है। और दूसरी बात, मैं ईडी के बयान को पढ़ रहा था, झूठ नहीं कह सकते। सर, मेरी बात को सुनना पड़ेगा। ललित जी, मेरी बात सुनना पड़ेगा। हाँ बोलिए शर्मा साहब। हाँ, मैं आ रहा हूं आपके पास। टोटल में 13,000 करोड़ को ईडी ने 2014 से आज तक सीज किया, पहली बात। दूसरी बात, आपने एक सवाल किया था ना कि मुकुल रॉय और समेत बहुत सारे ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करते हैं तो उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? सर, बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है ललित जी। बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें सर्फ एक्सेल डलता है और जैसे ही उसके अंदर कोई नेता घुसता है वो इतना साफ होकर के निकलता है, इतना सफेद होकर के निकलता है कि उस पर कोई आरोप भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखते हैं। और उसके एक ऑडियो बीच में वायरल हुआ था ना, सर मैं ईडी से बोल रहा हूं, उन्होंने कहा सर मैंने तो अभी भाजपा ज्वाइन कर ली है। बोले सॉरी सर, रॉन्ग नंबर। यही होता है सर, जिस व्यक्ति को भाजपा ज्वाइन कराया जाता है वो रॉन्ग नंबर हो जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ता है वो ईडी और आईटी के निशाने में होता है। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। ठीक। शर्मा साहब प्लीज। देखिए, कहीं ना कहीं यदि ईडी और आईटी की बात होती तो इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये कारोबार 1 लाख करोड़ पे सवाल जवाब दीजिए ना। 1 लाख करोड़ पे जवाब दीजिए ना। 1 लाख करोड़ रुपया सीज हुआ है। 13,000 करोड़। ईडी तो कह रही है 13,000 करोड़। ईडी तो 13,000 करोड़ मामला, बाकी मामला ईडी तो नहीं कही, वो भी आ जाएंगे। कहीं आपकी ईडी तो नहीं है? कहीं आपकी ईडी तो नहीं है? ईडी है आपको? कहीं आप ही कह तो बीजेपी का अनुसांगिक संगठन तो नहीं है ईडी? इतना भय क्यों खा रहे हो यार? पाक साहब, ठीक नहीं प्लीज। भय होता तो नेशनल टेलीविजन पे चैलेंज नहीं करते। चलिए हरिद्वार साहब, नहीं है शर्मा साहब, गांधी और नेहरू के फॉलोअर्स हैं, हम डरते नहीं। हम सावरकर के हरिद्वार साहब, माफी मांग ले। हरिद्वार साहब ठीक। शर्मा साहब नहीं है। अरे हरिद्वार साहब, शर्मा साहब रुकिए, तो छापों के सिलसिले अभी चल रहे हैं, रुकिए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया हरिद्वार साहब आपका, मुकेश शर्मा साहब आपका।
ये तमाम चर्चाएं आपने सुनी, इन सब के बीच बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे सवालों के सीधे सीधे जवाब मिलने चाहिए। जिस तरह के सवाल उठे हैं, चाहे वो जांच एजेंसियों पर हो या फिर उन राज्यों में जहां ईडी या सीबीआई की या फिर जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है, सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आप तमाम व्यापारियों की या तमाम कारोबारियों की या तमाम राजनेताओं की क्या आप कोई गारंटी ले सकते हैं? वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी सबसे ज्यादा दागी नेताओं पर भरोसा, 2019 की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा बीजेपी ने भरोसा उन पर जताया, उन्हें टिकट दिए गए, वो चुनाव लड़कर पहुंचे। लेकिन क्या कांग्रेस और बाकी की जो पार्टियां हैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड साफ सुथरे हैं? ऐसा कतई नहीं है। पर छापे अगर पड़े हैं तो जांच होने देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।